तो ये मैंने आपका ये एक इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट के लिए मैंने भी थोड़ी सी ड्राइंग करने की कोशिश की है ध्यान से देखो। तो ये आपको मैं गुड एजुकेशन ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी सीन इन गुड एजुकेशन ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो याद रखना पूरी बुक के अंदर जब भी आपको इंपॉर्टेंस शो करना है तो आपको हमेशा यहां पे वर्ड डालना पड़ेगा इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल इफेक्टिवली, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनामिक एनवायरमेंट, क्या डायनामिक एनवायरमेंट, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इट हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव। ये तो आसान ही है, ग्रुप गोल हमने फीचर में कवर कर लिया है, इफेक्टिव एफिशिएंसी पहले कवर कर लिया हमने, डायनामिक एनवायरनमेंट कवर कर लिया अभी हमने। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? एक बंदे को सैलरी चाहिए तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी की इंपॉर्टेंस है कि वो उस बंदे की टाइम पे सैलरीज या कोई भी फाइनेंशियल नीड होती है वो पूरा करने में हेल्प करता है। और 3 तरह की चीजें होती है इसके अंदर, सैलरी, ग्रोथ, हर बंदे को ग्रोथ चाहिए, ये मैनेजमेंट हेल्प करता है उसकी। और तीसरी चीज क्या होती है बेटा? मैनेजमेंट हेल्प करता है एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए। सोशल आसान या आपने चैप्टर मैंने बताया था 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, क्या क्या होता है, वेलफेयर देखना बंदों का, और क्या क्या करना उसके अंदर, क्वालिटी प्रोवाइड करना, क्वांटिटी में हेरा फेरी नहीं करनी, अडल्ट्रेशन नहीं करनी, पॉल्यूशन फ्री मेथड यूज करने हैं, तो ये सब सोशल में आते हैं। ये सारा काम मैनेजमेंट करता है आपका, ठीक है बेटा। तो हमारे 4 1 2 3 इंपोर्टेंस कवर हो गया, 3। अब मैं फंक्शंस कवर कर देता हूँ साथ में, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पॉस डीसी है बेटा, पॉस डीसी। ये पूरी बैक बुक है, ये 5 पांडव हैं, 5 पांडव हैं आपके, पूरी बुक के 5 चैप्टर हैं आपके, करीब करीब 30 नंबर के होंगे ये। दिखाता हूँ साहब, हाँ 16 नंबर की पहली है, हाँ ठीक है, तो 50 नंबर की बुक है, 34 नंबर के चैप्टर हैं ये वाले हमारे, ठीक है। 34 नंबर के हैं ये, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैं करा चुका हूं अच्छी तरह आपको, ये बार बार करूंगा मैं, क्योंकि 34 नंबर है तो बहुत बार चलेगा आगे, तो अभी इतना एम्फेसाइज नहीं देते इसके अंदर हम, ठीक है। हाँ थोड़ा बता ही देता हूँ कि फर्स्ट नंबर में भी आ जाए, बोर्ड में तो दिक्कत नहीं होगी। प्लानिंग क्या होता है? आप कहाँ हो, कहाँ पहुंचना है आपने, ये जो ब्रिज बनाओगे ये प्लानिंग करता है, यानी कैसे करना है आपने उस चीज को, ये प्लानिंग बताएगा, और कहाँ पहुंचना है ये प्लानिंग बताएगा। ऑर्गेनाइजिंग, वहां पहुंचने की प्लानिंग हो गई, अब वहां पहुंचने के लिए रिसोर्सेज की अरेंजमेंट, क्या रिसोर्सेज की अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजिंग में आएगा, ठीक है। और उन रिसोर्सेज में आपस में क्या रिलेशनशिप है, कौन बॉस है, कौन मैनेजर है, कौन वर्कर है, कौन सुपरवाइजर है, कौन क्या है, ये सब बताया जाएगा, ठीक है। और स्टाफिंग, बंदों को हायरिंग करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, डेवलपमेंट करवाना, ये स्टाफिंग में आएगा। और डायरेक्टिंग इज ऑल अबाउट वर्किंग, कैसे काम करवाना है आपको। और कंट्रोलिंग, काम को चेक करना है आपने, ठीक ठीक करना है, ठीक है। एक यहाँ पे एक आपका एक और लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है, वो भी लिख लेते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, वो भी कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हो गया 1 2 3, ठीक है। और मैनेजमेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंस, नेचर बताता हूं आपका, ऑब्जेक्टिव। छठा है आपका ऑब्जेक्टिव। एक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव 3 तरह के होते हैं, 1 2 3। कितने होते हैं? 1 2 3। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल होता है, पर्सनल होता है, और सोशल होता है। ये वो रिपीटेशन ही है, तो ऑर्गेनाइजेशन फर्दर 3 तरह का होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। पिछला वीडियो चेक करोगे, उसके अंदर एक्सप्लेन किया अच्छी तरह मैंने। सर्वाइवल, ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद प्रॉफिट करोगे, उसके बाद ग्रोथ में जाओगे। तो ये आपका टॉपिक ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ ट्रायंगल बना देता हूं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 7th टॉपिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है मेन क्लास के अंदर, ध्यान से देखोगे, बीच में लाइन डाली हुई है। 3 तरह के लेवल होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। टॉप लेवल,
मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में होता है आपका सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इस तरह के चीफ जो होते हैं वो टॉप लेवल में आते हैं। मिडिल में होते हैं आपके प्लानिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर, जो मेजरली मैनेजर होते हैं आपके। और लोअर लेवल में आपका आता है फोरमैन आता है, सुपरवाइजर आता है आपका, असिस्टेंट मैनेजर आता है आपका, इस तरह के बनते होते हैं। इनका काम क्या होता है? टॉप लेवल का काम होता है पूरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखना, पूरी कंपनी की प्लानिंग देखना, मिडिल लेवल और पूरी कंपनी में आपस में कोऑर्डिनेशन करवाना, ठीक है। और बाहर से लड़ाई करना, यानी एनवायरमेंट से, जो ऊपर स्लैप लिखा है स्लैप से लड़ाई ये करता है, पॉलिसी क्रिएशन ये करता है टॉप लेवल। मिडिल लेवल क्या करेगा? जो पॉलिसी क्रिएट हुई है उसको नीचे लेके जाना है मिडिल लेवल ने। यानी मिडिल लेवल एक तरह से लिंक है वर्कर लेवल मैनेजमेंट का और यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट का और टॉप लेवल का, ठीक है। लोअर लेवल क्या करता है? मेन काम करता है, ठीक है। इसमें क्या करता है वो? काम की क्वालिटी चेक करना, वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में ध्यान देना, वे वर्कर की छोटी मोटी नीड्स के बारे में ध्यान देना, वर्कर की ट्रेनिंग करवाना, डेवलपमेंट करवाना, ये काम होता है लोअर लेवल, ठीक है बेटा। तो ये आपके 7 टॉपिक खत्म हो गए हमारा अब क्या क्या रह गया? एक ये रह गया नेचर, ठीक है, और एक हमारा रह गया कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अभी आप देख लो आराम से, ये टॉपिक देख लो आपके हो गए। फिर मैं बोर्ड क्लीन करूंगा या मैं यहाँ करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ कर लेता हूँ ऐसे, ये 3 तो हो ही जाएंगे एटलीस्ट। तो मैं इधर आ रहा हूँ, 8वां टॉपिक में यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। 8वां टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके अंदर आपके 3 टॉपिक निकलते हैं, आपके बेसिकली 4 निकलते हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन, ठीक है। एक आपका फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और एक होता है एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये निकलता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? मिलजुल के काम करना। कोऑर्डिनेशन क्या होता है आपका? मिलजुल के काम करना, ठीक है। कोऑपरेशन में मिलजुल के काम करना, दोनों ही मिलजुल के काम करना होता है आपका। लेकिन कोऑर्डिनेशन से डेलिब्रेट, मैनेजमेंट बोलेगा कि आपको मिलकर काम करना है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। वर्कर अपने आप मिलजुल काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेशन, ठीक है। ध्यान से पिछला देख लेना वीडियो, आपको आ जाएगा अच्छी तरह। फीचर्स थे इसके, आईसीयू पर रहो दिन भर, आईसीयू पर रहो दिन भर, 5 फीचर हैं इसके। क्या है? इट इंटीग्रेट द एफर्ट्स टू अचीव गोल, कंटिन्यूअस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर एंड डेलिब्रेट फंक्शन। तो ये था, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट, सी से कॉन्टिन्यूअस, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, और पी आर से परवेसिव है आपका, और आर से है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, और डी है डेलिब्रेट फंक्शन। क्या क्या मतलब है? ये बाइंड करता है, कोऑर्डिनेशन बाइंडिंग ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा लगातार, क्योंकि प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग लगातार चलते रहेंगे, तो इनके आपस में कोऑर्डिनेशन भी लगातार होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की एक डायरेक्शन होगी, उसमें जो एकता का काम करता है, यूनिटी का काम करता है, वो कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। फिर परवेसिव है, हर जगह चाहिए कोऑर्डिनेशन, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो वहां चाहिए, लोअर लेवल हो वहां चाहिए, मिडिल लेवल हो वहां चाहिए, हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है। और हर तरह की कंपनी में चाहिए, वो मैंने ऑल क्यों बता ही रखा है आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, याद रखना, कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की। ये नहीं है कि जो टॉप लेवल मैनेजर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, तभी आप कोऑर्डिनेशन कर पाओगे। डेलिब्रेट फंक्शन है, कोऑपरेशन वाज नॉट अ डेलिब्रेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। यानी जब भी कोई कंपनी आप बनाओगे, कंपनी में बंदों को ज्वाइन करवाओगे, तो आप डेलिब्रेटली बोलोगे कि कोऑर्डिनेशन करनी है, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस देखो बेटा, GFS है, ठीक है। वेन एवर यू आर ग्रोइंग एज ए कंपनी, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मैंडेटरी बन जाएगा आगे जाके। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, बिकॉज यू आर वर्किंग इन ए कंपनी, ये पेन बना रहा हूं मैं, ठीक है,
ये पेन बना रहा हूं, इस पेन को कच्चा माल कोई लेके आएगा डिपार्टमेंट, कच्चे माल की अरेंजमेंट कोई करेगा, पैसों की अरेंजमेंट कोई करेगा, डीलिंग कोई करेगा, कच्चा माल मशीन में कोई डालेगा, मशीन को कोई चलाएगा, मशीन से माल कोई बाहर निकालेगा, उसकी पैकिंग करेगा, होलसेल करेगा, रिटेल करेगा, मैन्युफैक्चरिंग, सब आपको चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे। तो अल्टीमेटली बहुत सारे फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट तरह के। तो अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और वैसे भी आपको पता ही है पोस्ट डीसी है, अगर पोस्ट डीसी आपस में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली इन दोनों को जोड़ के हम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स को जोड़ के। मतलब क्या है इसका, कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको सेपरेट फंक्शन नहीं बोला गया, राइट, इसको मैनेजमेंट का दिल बोला गया एक तरह से। यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग डेफिनेटली सेपरेट फंक्शन है, लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या चीज है, इन सब में चाहिए। यानी कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल द फंक्शंस, अमंग ऑल द फंक्शंस, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इवन टॉप लेवल के अंदर भी आपके सीईओ, सीएफओ, सीओओ, जीएम, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना, 5 मैनेजर मान लो बड़े बड़े लेवल के, इनमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इवन ईच लेवल विल शुड बी हैविंग अ कोऑर्डिनेशन। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का दिल बोला जाता है, मैनेजमेंट की एसेंस बोला जाता है। ठीक है जी। तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आपका अब एक टॉपिक रह गया हमारा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं कोशिश करता हूँ इधर ही कवर हो जाए, फिर आपका एक ही स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाओगे इसके अंदर, क्योंकि ऐप में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आप तो मैं साफ ही करता हूँ, फिर टाइप आप आराम से कर लेना, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ उसको। ठीक है बेटा, आप देख लो, ये एक टॉपिक रह गया नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, मतलब चैप्टर की समरी खत्म हो जाएगी। चैप्टर में बहुत अच्छा करवाया पहले आप। ठीक है, मैं भी टोल रहा हूँ इसको। देखो बेटा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर भी नाम नेचर है हमारा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इसका मतलब क्या है, क्या मैनेजमेंट को मैं आर्ट्स बोलूंगा, आर्ट बताते हैं इसको, क्या मैनेजमेंट को मैं साइंस बोलूंगा, क्या मैनेजमेंट को मैं प्रोफेशन बोलूंगा। मैं लेफ्ट साइड में आर्ट के पिक्चर डालूंगा, राइट साइड में टिक करूंगा कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है, इसी तरह साइंस में प्रोफेशन नहीं। यानी ये मैं डाल रहा हूं, इसके दो पार्ट कर देते हैं, मैनेजमेंट यस और नो। मतलब ये फीचर जो आर्ट के मैनेजमेंट में है कि नहीं है वो यस नो करूंगा। ऐसे ही यहां भी डाल देता हूं मैं, ऐसे ही यहां भी डाल देता हूं, तो और अच्छा बन जाएगा। आप भी ऐसे बना लो। ठीक है, तो यहां पे मैं करूंगा यस नो, यहां करूंगा यस एंड नो। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से करते हैं, थोड़ा स्टाइल मारते हैं, बोर हो जाओगे नहीं तो मैथ्स अकाउंट्स करते हैं। पढ़ते पढ़ते बहुत मत हो जाना बच्चों, देखो ध्यान से। तो पहले मैं यहां पे बता रहा हूं आर्ट क्या होता है, यहां बता रहा हूं साइंस क्या होगा, यहां बताऊंगा आपको मैं प्रोफेशन क्या होगा। उसके बाद क्या ये जो यहां बताया है, यहां जो मैं बताऊंगा क्या वो मैनेजमेंट में है, साइंस में जो मैं यहां बताऊंगा क्या वो मैनेजमेंट में है, प्रोफेशन में जो मैं यहां बताऊंगा क्या वो मैनेजमेंट में है। लेट्स सी आर्ट क्या होता है, क्या होता है। पहला ईटी, प्रोफेशनल एक्टर, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा, ईटी एक मूवी का नाम है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल ऑफ क्रिश है, ओरिजिनल ऑफ क्रिश। ठीक है, अब यूट्यूब में देख लो आराम से, बहुत बढ़िया मूवी है, स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। ठीक है, बाहर से दूसरे प्लेनेट से एक अच्छा एलियन आता है, तो उस एलियन की कहानी है ईटी। जैसे कोई मिल गया हो गई, क्रिश हो गया, तो उस तरह की कहानी है, तो मैंने उससे कवर किया हुआ है। ईटी में प्रोफेशनल एक्टर प्रियंका चोपड़ा थी, ईटी में प्रोफेशनल एक्टर
प्रियंका चोपड़ा की। तो ये आर्ट्स के फीचर हैं, इसको मैं फुल फॉर्म दे रहा हूं यहां पे, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है, और ये प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ईटी में प्रोफेशनल एक्टर प्रियंका चोपड़ा थी, ये शॉर्टकट है, इसको बनाओ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रोफेशनल एसोसिएशन, नहीं प्रोफेशनल एसोसिएशन इसका नहीं है, वो प्रोफेशन का है, इसका है पर्सनल एप्लीकेशन, सॉरी मिक्स कर गया मैं, सॉरी पर्सनल एप्लीकेशन, शॉर्टकट सेम है इसलिए मिक्स कर गया मैं। क्या मतलब है? आर्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। जैसे आर्टिस्ट क्या होते हैं, ठीक है, मैं ड्राइंग करूंगा तो मुझको पता है सर्कल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, तो तेरे से एक नॉलेज है, ठीक है। या मैं गाना गाऊंगा तो देयर इज नॉलेज है सा रे गा मा पा धा नी से, राइट, तो एक नॉलेज है, ठीक है, वो होता है आर्ट। और आर्ट क्या होता है? पर्सनल एप्लीकेशन, नॉलेज है लेकिन हर बंदे का उस नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका पर्सनैलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। हो सकता है मैं अच्छी तरह सीख लूं, मेरी ड्राइंग अच्छी हो जाए, किसी की बेकार हो जाए, किसी की बहुत सुप्रीम हो जाए। अब सुदर्शन पटनायक है, नाम याद कर लो यार, सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट है, कुछ भी इंडिया में अच्छा होता है उसका एक आर्ट आया था सैंड आर्टिस्ट, ठीक है। ये आपको नॉलेज दे रहा हूं, आप गूगल में चेक करो सुदर्शन पटनायक, उसके इमेजेस देखना, इतने बढ़िया बढ़िया इमेजेस बनाए उसने, आप देखना सैंड से बनाया सारा उसने, ठीक है। तो उसको भी पता है सर्कल कैसे बनता है, मेरे को भी पता है सर्कल कैसे बनता है, लेकिन मैं घटिया आर्टिस्ट हूँ, वो सुप्रीम आर्टिस्ट है, ठीक है। तो आर्ट में ये होता है, पर्सनल क्रिएशन पे बंदा अच्छा बनता है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती आती है बंदा अच्छा होता जाता है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ क्या मैनेजमेंट में चीजें होती हैं। यस, देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, डेफिनेटली आपकी एनसीईआरटी की बुक है, क्या पढ़ रहे हो आप, मेरे नोट्स क्या है, वो नॉलेज ही है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, यस, ठीक है बच्चा। पर्सनल एप्लीकेशन डेफिनेटली है, हर मैनेजर डिफरेंट तरह से अपना काम निकलवाता है, हो सकता है कोई गुस्से निकलवाता हो, कोई ऑटोक्रेटिक हो, ठीक है, जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा, कोई डेमोक्रेटिक हो, कब क्लास करनी है आपको, कब टेस्ट देना है आपको, कोई लेजिस फेयर हो, पढ़ाता ही नहीं होगा, पढ़ लो अपने आप, हाँ हर जगह होता है, ठीक है। तो ये भी यस हो गया। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी श्योरिटी है, 100% है। क्या मतलब है? क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते करते अच्छा नहीं बनता है। जैसे आर्टिस्ट प्रैक्टिस करते करते अच्छा बन जाता है, ऐसे मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस करते करते अच्छा बन जाता है। तो ये भी यस हो गया। तो जब जो 3 फीचर हैं हमारे कोर्स के अंदर, आर्ट के अंदर, वो तीनों ही मैनेजमेंट में है, तो मैनेजमेंट इज कॉल्ड आर्ट, मैनेजमेंट इज कॉल्ड आर्ट। कंक्लूड क्या कर दिया? कंक्लूजन इज मैनेजमेंट इज आर्ट, ठीक है जी। आ जाओ साइंस में, आ जाओ। इसका है पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, चलो बड़े कर देते हैं, ठीक है। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है जी। ये है आपके, क्या मतलब है इसका? साइंस में एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, डेफिनेटली है। हाइड्रोजन क्या होता है? H2, ऑक्सीजन क्या होता है? O2, तो ये है,
ठीक है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो वाटर जो बना होगा, जब किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा पहली बार, या न्यूटन ने जो पेड़ जो ग्रेविटेशन फोर्स निकाली, तो ही मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड मैनी ए टाइम्स, ठीक है। और यूनिवर्सली एप्लीकेबल डेफिनेटली है, साइंस की हर चीज यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह है, इट इज अ यूनिवर्सल एप्लीकेबल। तो साइंस का मतलब वो होता है। और कॉज एंड इफेक्ट, कुछ ना कुछ कॉज होगा किसी न किसी चीज को, यानी पेड़ से एप्पल गिरा न्यूटन की तरफ से, वो कॉज था उसका, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि नीचे गिरा, वो कॉज एंड इफेक्ट होता है साइंस के अंदर हमेशा। तो अब मैं चेक कर रहा हूं क्या ये आर्ट्स में है, क्या ये आर्ट्स में, ओ सॉरी साइंस में है, सॉरी, क्या ये साइंस में है। लेट्स सी, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यस बिल्कुल है, हम पढ़ रहे हैं अभी डेट में। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, यस होते हैं हमारे, ठीक है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता, क्या मतलब है, क्योंकि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डीलिंग विद पीपल। किसी बंदे पे मेरी मैनेजमेंट का इंपैक्ट कुछ पड़ता है, किसी पे कुछ पड़ता है, किसी पे बिल्कुल नहीं पड़ता। मैं एज ए टीचर, सपोज एज ए मैनेजर हूं मैं आपका, किसी को मैं पढ़ाने की बोल रहा हूं, कोई अच्छा पढ़ रहा होगा, कोई बेकार पढ़ रहा होगा, बोल तो सबको ही रहा हूं, पढ़ाने का स्टाइल मेरा वही है, वीडियो सबको ही देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट को है हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती एक ही तरह की, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट, हर जगह का इफेक्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये भी आधा अधूरा, मतलब भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, लेकिन मैं मानता हूं इसको 50%, इसी तरह 50% यहां पे कर देते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट के दो फीचर पूरे पूरे मैच कर रहे हैं, 100% मैच कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपके 50% मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट को मैं साइंस नहीं बोल सकता, क्योंकि सारे फीचर मैच नहीं कर रहे। तो मैनेजमेंट को बोलते हैं इन एग्जैक्ट साइंस, एनसीईआरटी का वर्ड है इन एग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस, बिकॉज वी आर डीलिंग विद सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। आराम से पॉज करो, दोबारा रिपीट कर लो अगर समझ नहीं आया तो आपको, अगला मैं प्रोफेशन कराऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस में और साफ कर देता हूँ इसको डाल रहा हूँ, खत्म ही हो गया हमारा ये। दो पार्ट है, पहले फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, फिर यस एंड नो, मैनेजमेंट में है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला है इसका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये पहला तीनों का सेम ही है, पहला तीनों का सेम है, यहां भी नॉलेज की बात कर रहा है, यहां भी नॉलेज की बात कर रहा है, यहां भी नॉलेज की बात कर रहा है, ठीक है। फिर है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। फिर है प्रोफेशनल एसोसिएशन, फिर है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, नोट्स पढ़ लेना साथ साथ, फिर है सर्विस मोटिव। देखिए बेटा क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, डेफिनेटली यस, पहला सब में ही है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, किसी भी प्रोफेशनल का मतलब होता है एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, और उस जॉब को करने के लिए आपको कोई ना कोई एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कोर्स करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी कॉल्ड प्रोफेशनल। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी करना पड़ेगा, ठीक है। साइंटिस्ट बनने के लिए कोई कोर्स करना पड़ेगा, डॉक्टरी करनी पड़ेगी, आई डोंट नो, ठीक है। इसी तरह कुछ भी प्रोफेशन के लिए, टीचर बनने के लिए आपको पीएचडी या बीएड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह का कोर्स करना पड़ता है, देन ओनली यू विल बी कॉल्ड प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल के अंदर बेसिकली सर्विस मोटिव होता है, सर्विस करना ज्यादा काम होता है, प्रॉफिट अर्न करना हमारा प्रोफेशन का मोटिव नहीं होता। और एक एथिकल होता है कि आपको बेईमानी नहीं करनी अपने यानी हम कसम खाते हैं कि मैं डॉक्टर होके कसम खाता हूं कि मैं किसी के साथ भी इनइक्वालिटी नहीं करूंगा, इस तरह का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन में लगता है। अब मैं ये देखता हूं क्या ये सारी चीजें मैनेजमेंट में है,
पहली है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में नहीं है, यानी कोई भी मैनेजर बन सकता है, उसके लिए कोई एमबीए करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर करोगे तो अच्छी बात है। तो इसको मैं नो भी बोल देता हूं, यस भी बोल देता हूं। प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे कि आईसीएमआर हो गया, एलएलबी की कोई होगी, AIPL पता नहीं कुछ है ऐसी, ठीक है। ऐसी मैनेजमेंट की आईमा है, AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। जो चीज प्रोफेशन में है वो मैनेजमेंट में है, लेकिन प्रोफेशन में डॉक्टर को अपने आप को उस एसोसिएशन में रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी है, लेकिन मेरे को एज ए मैनेजर AIMA में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं करवाऊंगा तो अच्छा होगा। तो ये भी यस नो कर देते हैं, मैंडेटरी नहीं है लेकिन करवाओगे तो आप अच्छा होगा, ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट डेफिनेटली आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन मैंडेटरी ये भी नहीं है, हम कसम नहीं खाते, ठीक है। सर्विस मोटिव मैनेजमेंट का मेन काम जनरली डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करना होता है अपनी कंपनी को, लेकिन हाँ सोसाइटी का हेल्प भी करना पड़ता है, तो ये भी मतलब आधा अधूरा है। तो मैनेजमेंट एक तरह से प्रोफेशन की तरफ जा रहा है। अगर मैनेजमेंट में ये सारी कैटेगरी आगे जाके हो जाती हैं तो वो मैनेजमेंट विल बिकम प्रोफेशन, लेकिन अभी पूरा नहीं है। तो मैनेजमेंट इज एन गोइंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ प्रोफेशन। तो यही लाइन लिखेंगे हम, लिख रहा हूं यहां पे मैं, गोइंग टुवर्ड्स प्रोफेशन, ठीक है। तो यही लाइन क्यों है आपकी एनसीईआरटी। तो इसके बाद अब हमारा चैप्टर का ये सेक्शन खत्म, समरी मैंने आपकी खत्म कर दी। अब इसी तरह की समरी मैं चैप्टर 2 में दूंगा आपको, इसी तरह की समरी मैं चैप्टर 2 में दूंगा। उसके बाद मैं अगर क्लासरूम स्टार्ट हो जाएगी हमारी तो मैं केस स्टडी शुरू कर दूंगा, नहीं तो मैं चैप्टर 3 या उस बुक सेकंड बुक का चैप्टर 1 शुरू कर दूंगा। देखते हैं हाउ आई एम गोइंग टू, ठीक है बेटा, चाओ।